हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज है 26 जनवरी 2024। तो 26 जनवरी के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो सबसे पहली न्यूज़ यहाँ पर ली गई है वो है ज्ञान व्यापी, जिसमें एक लिफाफा बंद रिपोर्ट आई थी जिसको अब सार्वजनिक कर दिया गया है। ज्ञान व्यापी में मंदिर ढाकर ही बनाई गई थी मस्जिद, इसके पुख्ता प्रमाण मिले हैं जो एएसआई की रिपोर्ट में सामने आए हैं। एएसआई सर्वे में मिले मंदिर होने के प्रमाण अवशेषों का उपयोग मस्जिद बनाने में किया गया। मंदिर पक्ष के जो अधिवक्ता हैं, जो आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, विष्णु शंकर जैन, उन्होंने रिपोर्ट मिलने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये सारी बातें उन्होंने बताई हैं। रिपोर्ट के अनुसार ज्ञान व्यापी में 32 ऐसे स्थान हैं जहां पुराने मंदिर होने के साक्ष्य मिले हैं। टूटे पत्थर पर फारसी में मंदिर तोड़ने का एक आदेश जारी हुआ था, वो मिला है। और मस्जिद बनने की तारीखें भी मिली हैं। मंदिर पक्ष अब अदालत से करेगा पानी की टंकी यानी कि जो वजू खाना था उसके सर्वे की मांग, जिसमें शिवलिंग की आकृति मिली थी, जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग कह रहा है और मुस्लिम पक्ष उसे फव्वारे की संज्ञा दे रहा है क्योंकि इसमें ऊपर कट लगा हुआ है। तो इससे संबंधित एक वीडियो भी बनाया गया था जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर इंपॉर्टेंट टॉपिक 2024 वाले सेक्शन में जाकर उसे देख सकते हैं। उसमें डिटेल से बताया गया है कि ज्ञान व्यापी मामला है क्या। तो देखिए, जो वाराणसी स्थित ज्ञान व्यापी परिसर में जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई के सर्वे में हिंदू मंदिर होने के पुख्ता प्रमाण मिल गए हैं और सभी पक्षकारों को 839 पन्नों की रिपोर्ट सौंप दी गई है, जिसके बाद ये खुलासे हुए हैं। मंदिर पक्ष के जो अधिवक्ता हैं विष्णु शंकर जैन, उन्होंने बोला कि 20 पेज की जो फाइंडिंग रिपोर्ट है उसके आधार पर मैं प्रेस वार्ता कर रहा हूं। उन्होंने बताया कि सर्वे रिपोर्ट में साफ बताया गया है कि ज्ञान व्यापी पहले बहुत बड़ा हिंदू मंदिर था। 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के समय में हिंदू मंदिर की संरचना को ढहाया गया। इसके बाद मंदिर के अवशेषों और खंभों का उपयोग मस्जिद बनाने में किया गया। ज्ञान व्यापी में 32 ऐसी जगह मिली हैं जहां पुराने मंदिर होने के साक्ष्य मिले हैं। एक टूटे पत्थर पर फारसी में आदेश भी लिखा गया है और कब बना है ये भी लिखा गया है। विष्णु शंकर जैन ने इसमें आगे बताया कि एएसआई सर्वे के दौरान ज्ञान व्यापी में कई शिलालेख भी देखे गए हैं, स्वास्तिक के निशान मिले हैं और कमल का फूल का निशान मिला है, पशु पक्षियों के निशान मिले हैं और कई जगह हिंदी में लिखे गए शब्द भी मिले हैं। संरचना में पहले के शिल्पकारों के पुनः उपयोग से पता चलता है कि पहले की संरचनाओं को नष्ट कर दिया गया था और उनके हिस्से को मौजूदा संरचना के निर्माण में फिर से उपयोग में किया गया था। यानी जैसे स्वास्तिक का निशान बना हुआ था तो उसको फिर छेनी और हथौड़ी के माध्यम से मिटाया गया और फिर वहाँ पर दूसरी आकृति उभारी गई थी। तो जैसे कुछ अंश जो हैं तब भी बच गए थे। अब इसमें जो पक्षकारों को रिपोर्ट सौंपी गई, मस्जिद के नीचे दबाई गई मूर्तियां, तहखाने में भी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं। मस्जिद का जो नीचे जब खुदाई की गई एएसआई द्वारा तो तहखाने में भी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं और दरवाजे पर पशु पक्षियों के चित्र मिले हैं। जो गलियारा है उसमें कुआं मिला है, स्वास्तिक के निशान, नाग देवता के निशान मिले हैं, चौकोर अर्धा भी मिला है जिसे शिवलिंग बताया जा रहा है। चतुर्भुज मूर्तियां और एक जनेऊधारी मूर्ति भी मिली है। तांबे का कलश, सिक्के आदि सब कुछ मिले हैं। तहखाने में शेर के रूप में नरसिंह भगवान की एक तस्वीर भी मिली है। पश्चिमी दीवार पर हिंदू मंदिर का हिस्सा है। विष्णु शंकर जैन ने कहा कि ज्ञान व्यापी की जो पानी की टंकी है, जिसे वजू खाना बोला जाता है, का एएसआई सर्वे कराने की अदालत से मैं मांग करता हूं। जो मैंने आपको बताया कि शिवलिंग की आकृति उसी में है। तो उसके बाद पक्षकारों को ये प्रति थी वो सौंप दी गई थी। उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। गुंबद के अंदरूनी हिस्से को तोड़ फोड़ कर सजाया गया था। यानी कि जो मंदिर का जो गुंबदी हिस्सा बना था, जो आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर पहले मंदिर का हिस्सा था, उसको तोड़कर इस पर फिर थोड़ी सी कारीगरी करके इसे इस तरीके का बनाया गया है जैसा आप स्क्रीन में देख रहे हैं। तो यानी कि अब ये केस चलेगा और संभवतः इसमें हिंदू पक्ष अपना दावा रखेगा। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। प्राण प्रतिष्ठा हो गई, अब राष्ट्र की बारी, ये स्टेटमेंट दिया है मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में जो ऐतिहासिक समारोह के बाद बुलंदशहर में की पहली जनसभा, नए तेवर में नजर आए मोदी और कहा कि जनता
फूंकती है हमारे चुनाव का बिगुल। 20,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण यहां किया गया है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद नरेंद्र मोदी नए आत्मविश्वास के साथ राष्ट्र प्रतिष्ठान का संकल्प ले रहे हैं। राम मंदिर आंदोलन के बड़े सारथी के रूप में वो पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को याद करते हुए भावुक भी हुए और उन्होंने बोला कि इस मिट्टी के सपूत कल्याण सिंह रामकाज व राष्ट्रकाज दोनों के लिए समर्पित रहे, वो जहां होंगे आनंदित होंगे। गुरुवार को बुलंदशहर में भगवा रंग में डूबे पंडाल में 30 मिनट के संबोधन में प्रधानमंत्री ने किसानों, नौजवानों और महिलाओं को साधते हुए 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य दिया और कहा कि उत्तर प्रदेश के बिना संकल्प पूरा नहीं होता। विकास के इंजन में चुनावी गियर लगाते हुए 20,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का इसमें उल्लेख भी किया गया। वो नई दिल्ली सड़क मार्ग से ही बुलंदशहर पहुंचे थे और उन्होंने बोला कि आज पश्चिम उत्तर प्रदेश को 19,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के रेल लाइन, हाईवे, पेट्रोलियम पाइपलाइन, पानी, सीवेज, मेडिकल कॉलेज और औद्योगिक शहर से जुड़े प्रोजेक्ट मिले हैं। रामगंगा व यमुना की पवित्रता से जुड़े प्रोजेक्ट भी शुरू किए गए हैं। देश में 2 सबसे बड़े डिफेंस कॉरिडोर में एक ग्रेटर नोएडा में भी है और एक कानपुर के पास भी बन रहा है जो अदानी ग्रुप बना रहा है। देश का पहला नमो प्रोजेक्ट भी पश्चिमी यूपी में चलेगा। ईस्टर्न व वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर यहां मिल रहा है और उत्तर प्रदेश को ट्रकों की महंगी माल ढुलाई से निजात मिलेगी। पीएम ने कहा कि वह अयोध्या में भगवान श्री राम का दर्शन करने गए और यहां जनता जनार्दन का दर्शन उन्हें मिल गया। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। बिहार में किस तरीके से राजनीतिक गर्मा गर्मी बढ़ गई है, क्योंकि जब कर्पूरी ठाकुर को यहाँ पर भारत रत्न दिया गया उसके बाद नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ाई करी। उसके बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें बोला कि वंशवाद या कुछ लोग अपने बच्चों को ही राजनीति में बढ़ाने में लगे हुए हैं, उनका देश हित से कोई मतलब नहीं है। ये मतलब टारगेट माना गया लालू प्रसाद यादव पर। लालू प्रसाद यादव की जो बेटी हैं रोहिणी आचार्य, जो पॉलिटिक्स में काफ़ी सक्रिय रहती हैं, फिर उन्होंने एक्स पर 3 पोस्ट किए। उन तीनों पोस्ट को उन्होंने करने के बाद जब तीखी प्रतिक्रिया हुई जदयू की तरफ से तो वो हटा दिया गया, डिलीट कर दिया गया। वो 3 पोस्ट क्या था कि अक्सर लोग अपनी कमियां नहीं देख पाते हैं लेकिन वे दूसरों पर कीचड़ उछालते हैं। दूसरी पोस्ट थी समाजवादी पुरोधा होने का वही दावा करता है हवाओं की तरह जिनकी बदलते विचार हैं। तीसरा पोस्ट था कि खींच जताए क्या होगा जब हुआ न कोई अपना योग्य, विधि का विधान कौन टाले जब खुद की नीयत में ही हो खोट। तो ये जदयू ने इसे अपने ऊपर यानी नीतीश कुमार के ऊपर टारगेट माना और इस पर आपत्ति जताई। हालांकि बाद में रोहिणी आचार्य द्वारा ये पोस्ट डिलीट कर दिए गए थे। परिवारवाद की राजनीति पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान के अगले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया और सारे पत्ते जोड़ते चले गए और नई कहानी आकार लेने लगी। माना जा रहा है कि अगले 2-3 दिन बिहार की राजनीति के लिए अति निर्णायक साबित हो सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो इंडिया का पूरा विमर्श ही बिखर जाएगा, क्योंकि जदयू नेता नीतीश कुमार की ओर से ही विपक्षी खेमे की शुरुआत की गई थी। देखिए, पिछले दिनों जदयू और राजद में भी थोड़ी सी कड़वाहट की बात सामने आई थी, जिसमें यह बताया जा रहा था कि कुछ मनमुटाव है, शायद जो कामकाज है वो सुचारू रूप से आपस में ये दोनों नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। देखिए, सबसे जो भारत का प्रतिष्ठित पुरस्कार है वो है भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फिर पद्मश्री। तो इस समय पद्मश्री पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिसमें वेंकैया नायडू को पद्म विभूषण मिलेगा, मिथुन को पद्म भूषण। बाकी नामों का हम अभी आपको बताते हैं। देखिए, विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान करने वाले 132 लोगों को इस बार पद्म पुरस्कार दिया गया है। इसमें पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, तमिल अभिनेता चिरंजीवी और अभिनेत्री वैजयंती माला, सामाजिक कार्यकर्ता विंदेश्वरी पाठक समेत 5 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। वहीं पर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती, भाजपा नेता राम नाईक, तमिलनाडु के नेता और अभिनेता विजयकांत समेत 17 लोगों को पद्म भूषण
और 110 लोगों को पद्मश्री पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाले 5 लोगों में 4 दक्षिण भारत से आते हैं। वेंकैया नायडू व चिरंजीवी आंध्र प्रदेश से और फिल्म अभिनेत्री वैजयंती माला और विजयकांत तमिलनाडु से आते हैं। तो यानी कि उन्होंने साउथ को भी टारगेट किया है। कला क्षेत्र में पद्म विभूषण पाने वाली जो पद्मा सुब्रमण्यम भी तमिलनाडु से ही आती हैं। पद्म विभूषण में दक्षिण भारत के वर्चस्व को भाजपा ने वहां पैर जमाने की एक कोशिश के तौर पर प्रयोग किया है। पहली महिला हाथी महावत समेत 34 गुमनाम नायकों को भी पद्मश्री दिया गया है। यानी कि ऐसे लोगों को पद्मश्री दिया गया है जो अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे थे। देखिए, हस्ती कन्या के नाम से मशहूर भारत की पहली महिला हाथी महावत पार्वती बरुआ आदिवासी जो पर्यावरणविद चामी मुर्म, मिजोरम की सबसे बड़ा जो अनाथालय चलाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता संगत कीमा व जले हुए पीड़ितों का इलाज करने वाली प्लास्टिक सर्जन प्रेमा धनराज उन 34 गुमनाम नायकों में हैं जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जारी सूची में दक्षिण अंडमान के जैविक किसान के चिलमल खम्मलत कोच उदय विश्वनाथ पांडे जैसे कई लोगों को भी पुरस्कार इसमें दिए गए हैं जो गुमनाम व्यक्ति हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल का फिलीपींस को निर्यात 10 दिनों में हो जाएगा शुरू। देखिए, डीआरडीओ प्रमुख बोले कि ब्रह्मोस ग्राउंड सिस्टम के बाद मार्च तक मिसाइलें भी भेज देने की तैयारी है पूरी। डीआरडीओ ने भारतीय बलों के लिए बनाए गए 4.94 लाख करोड़ रुपए के रक्षा उत्पाद तैयार किए हैं। इस न्यूज़ में बताया गया है कि भारत रक्षा क्षेत्र में न केवल आत्मनिर्भर हो रहा है बल्कि कई देश भारत से रक्षा उत्पाद खरीदना भी चाह रहे हैं। ये सब कुछ मेक इन इंडिया के तहत हो रहा है। कभी रक्षा उत्पादों का आयातक रहा भारत अब रक्षा निर्यातक बनकर पूरी दुनिया को अपनी क्षमता का एहसास करा रहा है। फिलीपींस के साथ किए गए करार के तहत ब्रह्मोस का निर्यात किया जाना है। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एंटी शिप संस्करण की आपूर्ति के लिए जनवरी 2022 में फिलीपींस के साथ 37 करोड़ 50 लाख अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। भारत द्वारा किसी भी देश के साथ किया गया सबसे बड़ा रक्षा करार था ये। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष यानी डीआरडीओ के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर समीर वी कामत ने गुरुवार को कहा कि भारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए ग्राउंड सिस्टम का निर्यात अगले 10 दिनों में शुरू कर देगा। उम्मीद है कि सिस्टम की मिसाइलें मार्च तक भेज दी जाएंगी। डीआरडीओ अध्यक्ष ने कहा कि इस निर्यात की रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। अब तक हम हल्के टारपीडो रडार का निर्यात करते थे। पिनाक रॉकेट सिस्टम में भी कई देशों ने रुचि दिखाई है और लगभग 290 किलोमीटर मारक क्षमता है ब्रह्मोस मिसाइल की। और ये जो ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो भारत और रूस के संयुक्त प्रयासों से यानी संयुक्त उद्यम से बनाया गया है। ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। यह ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना तेज चलने वाली विश्व की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर है और मिसाइल के अगली पीढ़ी के संस्करण में छोटे, हल्के और अधिक स्मार्ट है ये, जिन्हें आधुनिक सैन्य प्लेटफॉर्मों की तैनाती के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा गर्व की बात। ये स्टेटमेंट दिया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अयोध्या में नवनिर्मित मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होना गर्व की बात है। हम सभी को भगवान राम के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। उनका त्याग और निस्वार्थ प्रेम हम सभी को प्रेरित करता है। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और सलामी दी। नेक्स्ट है, दिल्ली की सीमाएं सील, सुरक्षा बलों का चप्पे चप्पे पर पहरा। देखिए, दूरबीन व एंटी एयरक्राफ्ट गन के साथ तैनात किए गए हैं कमांडो। पुलिस आयुक्त के निर्देश पर
आला अधिकारी रात भर अपने इलाकों में गश्त करते रहे। दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस की सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। दिल्ली में चप्पे चप्पे पर पुलिस व अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। राजधानी को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर गुरुवार रात 10 बजे दिल्ली की सभी सीमाएं सील कर दी गई। सघन तलाशी के बाद भी उन्हीं वाहनों को प्रवेश दिया जा रहा है जो जरूरतमंद हैं या फिर जिनकी बहुत आवश्यकता है अपने स्थान पर पहुंचने की। परेड रूट और लाल किले के आसपास की सभी ऊंची इमारतों पर जो एंटी एयरक्राफ्ट गनों से लैस कमांडो तैनात किए गए हैं जो दूरबीन से निगरानी कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार शांतिपूर्ण तरीके से गणतंत्र दिवस समारोह संपन्न कराने के लिए पुलिस और सेना ने पूरी तैयारी कर ली है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। दिल्ली पुलिस के 29 अधिकारी और कर्मी होंगे सम्मानित। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली पुलिस के 29 अधिकारियों और कर्मियों को उनकी सेवाओं के लिए विभिन्न पदकों से सम्मानित किया जाएगा। इसमें वीरता के लिए 9 अधिकारियों को पदक, विशिष्ट सेवा के लिए 3 अफसरों को राष्ट्रपति पदक और 17 अधिकारियों व कर्मियों को सराहनीय सेवा पदक दिए जाएंगे। वीरता पदक पाने वालों में बलिदानी ASI शंभू दयाल मीणा हैं, जिनकी मायापुरी क्षेत्र में एक मोबाइल छीनने वालों को पकड़ने के दौरान जनवरी 2023 में हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। प्राण प्रतिष्ठा युगांतकारी आयोजन जन जन की आस्था व्यक्त करता है। ये स्टेटमेंट है द्रौपदी मुर्मू का, जो राष्ट्रपति हैं, और जो संबोधन होता है राष्ट्रपति का पूर्व संध्या पर यानी 25 जनवरी को, उसमें उन्होंने ये चीज़ बोली है। उन्होंने बोला है कि कर्पूरी ठाकुर एक पिछड़े वर्ग के नेता थे जिनको भारत रत्न देना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। राष्ट्रपति मुर्मू ने अर्थव्यवस्था की प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा है देश। राष्ट्रपति ने और भी इसमें पॉइंट जोड़े हैं। उन्होंने बोला है कि संघर्षों का तर्कसंगत और शांतिपूर्ण समाधान तलाशें वैश्विक नेता। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति डिजिटल विभाजन को पाटने एवं वंचित छात्रों के लाभ के लिए समान शिक्षा ढांचा बढ़ाने पर देती है जोर, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला एथलीटों का योगदान प्रभावशाली रहा है। उम्मीद है कि जो अगले वर्ष पेरिस ओलंपिक होने वाले हैं उनमें एक नया मानक तय होगा। और 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर उन्होंने ये संबोधन दिया। उन्होंने बोला कि जो रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसमें कई लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। राष्ट्रपति ने देश के पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने और आर्थिक विकास दर की प्रगति पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि अमृत काल की शुरुआत में देश को नई ऊंचाइयां छूने का सुनहरा अवसर मिला है। राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने संबोधन में कहा कि इस सप्ताह के आरंभ में हम सभी ने अयोध्या में प्रभु श्री राम के जन्म स्थान पर निर्मित भव्य मंदिर में स्थापित विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा ऐतिहासिक समारोह देखा। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन ने जयपुर में किया रोड शो। मोदी ने राम मंदिर का मॉडल खरीदकर मैक्रोन को भेंट किया और भगवा झंडे से सजे जयपुर में लोगों ने लगाए जय श्री राम के नारे। तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के मौके पर गुरुवार को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने 296 साल पहले बसे ऐतिहासिक शहर जयपुर में दुनिया को हेरिटेज संस्करण का संदेश दिया, और मोदी और मैक्रोन ने जयपुर में 1.76 किलोमीटर का रोड शो भी किया। रोड शो के दौरान हजारों की संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं, ग्रामीण, स्थानीय नागरिक और भाजपा के कार्यकर्ता मोदी के समर्थन में नारेबाजी करते रहे। हाथों में भारत और फ्रांस का झंडा लिए लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए। भगवा झंडों और गुलाबी फूलों से सजाए गए गुलाबी नगरी जयपुर में खुली गाड़ी में सवार होकर मोदी और मैक्रोन ने दोनों देशों की दोस्ती का संदेश दिया। रोड शो के दौरान सड़क पर दोनों तरफ खड़ी भीड़ ने मोदी और मैक्रोन का अभिवादन भी किया। अब इसमें आगे बताया गया है कि राजनीतिक संबंधों को किस तरीके से आगे प्रगाढ़ बनाया जा रहा है। देखिए, ऐतिहासिक शहर जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के बीच द्विपक्षीय वार्ता संपन्न हुई है। मुलाकात में द्विपक्षीय संबंधों के साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की गई है। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक संबंधों को और प्रगाढ़ करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री मोदी व राष्ट्रपति मैक्रोन के बीच पिछले 1 वर्ष के दौरान यह 7वीं बैठक होगी।
जो इन दोनों रणनीतिक सहयोगी देशों के बीच घनिष्ठ होते संबंधों को बताती है। बैठक से पहले मोदी और मैक्रोन ने जंतर मंतर और हवा महल जैसे विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में भ्रमण किया और साथ साथ एक दुकान पर चाय भी पी। उल्लेखनीय है कि चाय की जो दुकान पर जब चाय पी गई तो उसका भुगतान जो है वो यूपीआई के माध्यम से किया गया। दोनों देशों के बीच डिजिटल भुगतान पर सहयोग को लेकर भी बातचीत जारी है। राष्ट्रपति मैक्रोन भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आए हुए हैं और गणतंत्र दिवस में वो मुख्य अतिथि भी हैं। और इसमें जो जानकारी सामने आ रही है कि दोनों देशों के बीच सुरक्षा और आंतरिक क्षेत्र में सहयोग को लेकर खास तौर पर बात हुई है। मोदी और मैक्रोन के बीच वार्ता में इस रोड मैप की समीक्षा की गई है। सुरक्षा संबंध भी प्रमुखता से कवर किए गए हैं। पिछले 5 वर्षों में भारत और फ्रांस का एक प्रमुख रक्षा साझेदार देश बना है। भारतीय वायुसेना की तरफ से राफेल युद्धक विमानों की खरीद के बाद यह रिश्ता और मजबूत हुआ है। फ्रांस भारत की नौसेना को भी इन जहाज़ों की आपूर्ति करने को उत्सुक है। भारत ने फ्रांस से 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियां खरीदने का भी समझौता किया है। 3 बलिदानियों समेत सशस्त्र बल के 6 कर्मचारी कीर्ति चक्र से होंगे सम्मानित। 3 बलिदानियों समेत 6 सैन्य कर्मियों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा 2 बलिदानियों समेत 16 सैन्य कर्मी शौर्य चक्र दिया जाएगा। कीर्ति चक्र अशोक चक्र के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है, जबकि शौर्य चक्र शांति काल का तीसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस समारोह की पूर्व संध्या पर गुरुवार को 6 कीर्ति चक्र और 16 शौर्य चक्र सहित 80 वीरता है उन वीरता पुरस्कारों की मंजूरी दी है। सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर मुर्मू ने सैन्य और अन्य कर्मियों के लिए 311 रक्षा अलंकरणों को भी मंजूरी दी है। इनमें 31 परम विशिष्ट सेवा पदक, 4 उत्तम युद्ध सेवा पदक, 59 अति विशिष्ट सेवा पदक और 10 युद्ध सेवा पदक शामिल हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। जो सम्मान दिया गया है पद्मश्री के तहत, उनके नाम है यहाँ पर। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भारत ने सैन्य कर्मियों को मालदीव से हटाने के लिए नहीं कहा है। नौसेना प्रमुख भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने कहा है कि भारत सरकार ने अपने रक्षा कर्मियों को मालदीव से हटाने के लिए नहीं कहा है। राष्ट्रपति जो मोहम्मद मुइज्जू की जीत के बाद उनके देश की भारत के पहले की नीति को समाप्त करने का वादा और 15 मार्च तक भारतीय सैनिकों की वापसी का आह्वान करने के बाद मालदीव के साथ भारत के संबंध तनाव में आ गए हैं। मालदीव से रक्षा कर्मियों की वापसी के बारे में पूछे जाने पर कहा कि हम निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं और जैसा अगर सुझाव आएगा तो उसे वापस हम अपने सैनिकों को बुला लेंगे। ये संबंध तब करवाहट में बदले जब मोहम्मद मुइज्जू अपने चुनावी भाषण में ही बोलते थे कि अगर मैं चुनाव जीता तो यहाँ से भारतीय सैनिकों को निकाल दूंगा। फिर वो चीन के करीबी भी माने जाते हैं, तो ये भी एक वजह है कि भारत के प्रति वो हमेशा कड़ू ही बोलते रहते हैं। कर्तव्य पथ पर आज दिखेगी सैन्य ताकत, महिला शक्ति का होगा भव्य प्रदर्शन। तो गणतंत्र दिवस परेड सुबह 10:30 पर शुरू होगी। परेड में मिसाइल, ड्रोन, जैमर, वाहन पर लगे मोर्टार सभी कुछ शामिल होगा। और इसमें हम लगातार 5-6 दिन से डिस्कस कर रहे थे कि महिलाओं का प्रदर्शन इस बार जो महिला शक्ति है वो प्रदर्शित करेगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, अब ये पॉलिटिकल न्यूज़ आ गई कि देश के युवाओं को आगे बढ़ने से रोकता है परिवारवाद। जो जितने भी नए मतदाता जुड़े हैं उनको संबोधित करते हुए उन्होंने बोला कि वोटर की ताकत सबसे महत्वपूर्ण होती है लोकतंत्र के लिए। अगर परिवारवाद इसमें हिस्सा बनेगा तो कहीं ना कहीं जो देश के ऊर्जावान युवा हैं वो आगे नहीं आ पाते हैं और देश पीछे चला जाता है। कर्पूरी ठाकुर के बहाने योगी ने पिछड़ों को साधा है और उन्होंने भाषण में अपने बोला कि कर्पूरी ठाकुर को ये सम्मान बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन खुद की सरकार होते हुए भी उन्हें यह सम्मान नहीं मिल पाया था। और बंगाल सीमा में प्रवेश करते ही राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, वो स्थगित कर दी गई है 26 और 27 के लिए। ये 28 से यात्रा फिर से शुरू होगी और ये जो घमासान चल रहा है उसको लेकर भी ये स्थगित किया गया है और
शायद इसमें बातचीत हो। खरगे ने भी बोला है कि ममता से बात की जाएगी और जयराम बोले कि कोई ना कोई रास्ता इसमें निकाला जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है कि जम्मू कश्मीर में अब टेररिज्म नहीं टूरिज्म है, हिंसा नहीं विकास है। ये स्टेटमेंट दिया है गृह मंत्री अमित शाह ने। गृह मंत्री बोले कि जो कहते थे 370 हटाने से कुछ नहीं बदलेगा, अब वही नया दौर देख रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि जम्मू कश्मीर में हड़ताल, पथराव, आतंकी हिंसा का दौर खत्म हो चुका है और अनुच्छेद 370 और 35A हटाने से यहाँ कुछ नहीं बदलेगा। आज वह भी यहाँ बदलाव का नया दौर देख रहे हैं। उन्होंने बोला कि जो लोग पहले ये बोलते थे कि 370 हटने से वहाँ खून खराबा हो जाएगा, पथराव होगा, स्थिति बदल जाएगी, वहाँ ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। अब वहाँ पर टेररिज्म के बदले टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किए जा रहे हैं और ये सब 370 के हटने के बाद ही संभव हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। एनएमसी ने नेक्स्ट पर 7 फरवरी तक मांगे हैं सुझाव। देखिए, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने नेशनल एग्जिट टेस्ट यानी कि नेक्स्ट को लागू करने को लेकर सभी हितधारकों से सुझाव मांगे हैं। सार्वजनिक जो सूचना में आयोग ने गुरुवार को कहा कि नेक्स्ट के कार्यान्वयन या तैयारी को लेकर हितधारकों से प्रतिक्रिया आमंत्रित है। संबंधित हितधारक 7 फरवरी तक ऑनलाइन अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। पिछले वर्ष अक्टूबर में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2020 बैच के अंतिम वर्ष में MBBS छात्रों के लिए नेक्स्ट के कार्यान्वयन के लिए राज्यों और मेडिकल कॉलेजों की तैयारियों की जाँच करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया था। पिछले साल जून में एनएमसी ने नेक्स्ट को लेकर नए नियम जारी किए थे, जिसमें कहा गया था कि यह परीक्षा 2 चरणों में होगी। नेक्स्ट जो प्रथम चरण होगा में मिले अंक के आधार पर स्नातकोत्तर यानी कि पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश मिलेगा। इसके बाद इंटर्नशिप करना होगा। इंटर्नशिप के बाद मेडिकल प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस और पंजीकरण के लिए नेक्स्ट चरण 2 उत्तीर्ण करना होगा। जो भी विदेशी मेडिकल स्नातक हैं, वो जो भारत में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उन्हें भारत में प्रैक्टिस करने के लिए पात्र बनने के लिए नेक्स्ट चरण 1 पास करना होगा। उसके बाद इंटर्नशिप करनी होगी और फिर नेक्स्ट चरण 2 पास करना होगा। नेक्स्ट पेज पर आते हैं जो है एडिटोरियल पेज से। एडिटोरियल पेज में जो पहला आर्टिकल है कि चुनौतियों से पार पाता भारतीय गणतंत्र। अमृत काल में भारत आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है और एक नई पहचान के साथ अपना आत्मविश्वास भी प्रदर्शित कर रहा है। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल और यह आर्टिकल लिखा है पूर्व कुलपति एवं शिक्षाविद गिरीश्वर मिश्र द्वारा। देखिए, आर्टिकल में वो बता रहे हैं कि गणतंत्र की जो अवधारणा है और स्वाधीनता के विचार भारत में हजारों वर्ष पहले व्यवहार में थे, लेकिन ऐतिहासिक उठापतक के बीच वे धूमिल होते पड़ गए। यानी कि गणतंत्र भारत में पहले से ही था, लेकिन जो ये अंग्रेजी राज्य आया या फिर जो मुगल काल आया, इसकी वजह से ये सब पूरा दब गया मामला। यदि निकट इतिहास पर दृष्टि डालें तो अंग्रेजी राज ने उपनिवेश स्थापित कर लगभग 2 सदियों तक भारतीय समाज को साम्राज्यवाद के शिकंजे में रखा। अपने शासन के दौरान अंग्रेजों ने हमें भारी क्षति पहुंचाई। भारत के स्वभाव के विरुद्ध अंग्रेजों द्वारा भारतीय अस्मिता का एक नया पाठ तैयार किया गया। इसी क्रम में शिक्षा, वेशभूषा, आचार विचार और जीवन मूल्यों की असंगत व्याख्याओं को भी भारत पर थोपा गया। उन्होंने ज्ञान के विविध क्षेत्रों में भारतीय उपलब्धियों को निरस्त करते हुए देश के मानस को बौना और अप्रासंगिक घोषित कर दिया था। अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े गए स्वतंत्रता संग्राम के नायकों ने देश चलाने के लिए जो गणतांत्रिक पद्धति अपनाई, गणतंत्रता का वर्ण स्वाधीनता और लोक संग्रह की भारतीय मानसिकता की दृष्टि से अनुकूल था। स्वतंत्रता के समय हमारी आर्थिक स्थिति खस्ताहाल थी। शिक्षा, उद्योग, सामरिक तैयारी और जो अन्य आधारभूत संसाधनों की दृष्टि से देश पिछड़ता हुआ चला गया। विश्व का सबसे बड़ा भारतीय गणतंत्र अनेक परीक्षाओं से गुजरा और देश में आम चुनाव
समय पर आयोजित हुए। एक बार आपातकाल लगने के अतिरिक्त लोकतंत्र की व्यवस्थाएं अक्षुण्ण बनी रही। संवैधानिक संस्थाओं को भी बहुत हद तक सुरक्षित रखने में हम सफल रहे हैं। देश में राजनीतिक चेतना का भी विस्तार हुआ है, जिसके चलते राजनीतिक कुलीन वर्ग की कैद से मुक्त होकर विभिन्न सामाजिक वर्गों तक का प्रतिनिधित्व करने लगी है। स्वतंत्र भारत में सर्वाधिक समय तक कांग्रेस सरकार बनी रही। इस बीच जिस तरह लाल फीताशाही बढ़ी, घोटालों की झड़ी लगी, वंशवाद से बाहर न निकलने की विचित्र मजबूरी दिखी, उससे देश की सबसे पुरानी पार्टी की साख बुरी तरह से घटी है। राजनीति की नई संस्कृति में राजनेता जमीन से दूर होते गए, अपने जो निजी स्वार्थ होता है उसमें ज़्यादा लिप्त हो गए। इस परिदृश्य में वर्तमान भाजपा सरकार ने दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ राष्ट्र हितों के लिए संलग्नता की दिशा में प्रयास किया, जिसे अपार जन समर्थन भी मिल रहा है। गरीबों और वंचितों की जरूरतों पर ध्यान देते हुए उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के कदमों के जो प्रयास किए जा रहे हैं वो सराहनीय हैं और उसका लाभ भी लोगों को मिल रहा है। देश भूगोल मात्र नहीं होता है, उसकी लोकशक्ति से ही देश की वास्तविक सत्ता प्रमाणित होती है। विकास में समाज की शक्ति का विनियोग बहुत हद तक नेतृत्व पर निर्भर करता है। व्यापक समाज समानता, समता और सौहार्द के साथ आगे बढ़ने का अवसर ढूंढता रहता है। इससे भी महत्वपूर्ण ये है कि औपनिवेशिक मनोवृत्ति और उससे उपजी व्यवस्थाओं, संस्थाओं तथा जो संरचनाएं हैं उनसे मुक्ति मिले। और जो आज का देखिए भारत है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ों से बाहर निकल रहा है। कभी भी 370 हटाना वाकई में संभव नहीं लग रहा था, राम मंदिर निर्माण संभव नहीं लग रहा था, और जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनके लिए जितनी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जितना लाभ उन्हें मिल रहा है इससे पहले नहीं मिलता था। मुस्लिम बच्चों के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका लाभ उन्हें नहीं मिलता था। 3 तलाक मामला खत्म किया गया, जिसमें मुस्लिम जो महिलाएं हैं उनकी स्थिति दयनीय हो जाती थी। तो ये कुछ ऐसे प्रयास हैं जिसकी वजह से जो अब भारत का गणतंत्र है वो सही मायने में अपने पहले के स्वभाव में, पहले की अस्मिता में पहुंचता जा रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं, जो है प्रधानमंत्री की तपस्या का प्रतिफल। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने जो राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी, उसके लिए सोचा, उसके लिए प्रयास किया, उसके लिए आंदोलन किया, उसके लिए सहभागी बने, इन सब बातों को कोट किया गया है। हालांकि ये एक तरफा आर्टिकल ही मानेंगे, इसे प्रशंसनीय आर्टिकल मानेंगे, इसलिए इसको स्किप करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं, जो है बिजनेस पेज से। बिजनेस पेज में पहली न्यूज़ है कि सस्ते और छोटे मकानों के निर्माण को मिले प्रोत्साहन। देखिए, रियल एस्टेट सेक्टर में वित्त मंत्रालय से 1 फरवरी को जो पेश होने वाला बजट है उसमें सस्ते और छोटे मकानों के निर्माण को प्रोत्साहित करने की मांग की गई है। और अभी तक देश में 41% आबादी के पास अपना मकान नहीं है। अधिक मकान के निर्माण से सीमेंट, स्टील जैसे सेक्टर को भी प्रोत्साहन मिलेगा और बड़े पैमाने पर इसमें रोजगार सृजन होगा। रियल एस्टेट सेक्टर का कहना है कि मकान की कीमत कम होगी या उन्हें खरीदने पर टैक्स में अधिक राहत मिलने पर अधिक लोग मकान खरीद सकेंगे। रियल एस्टेट सेक्टर को व्यवस्थित करने के लिए इस सेक्टर को उद्योग का दर्जा देने की जरूरत है। परियोजनाओं की मंजूरी के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस प्रणाली को सशक्त रूप से लागू करने की मांग की गई है। सिंगल विंडो क्लियरेंस प्रणाली के स्थापित होने से परियोजना में देर नहीं होगी, जिससे बेवजह लागत बढ़ेगी। नेक्स्ट न्यूज़ है कि पिछले वर्ष के बराबर हो सकता है केंद्र सरकार की उधारी का लक्ष्य। देखिए, इसमें बताया गया है कि सरकार अपने कर्ज को किसी भी कीमत पर बढ़ाना नहीं चाहती है। यही वजह है कि अगले वित्त वर्ष में वह चालू वित्त वर्ष के बराबर ही उधार लेने की योजना पर आगे चल रही है। अब देखिए, यहाँ पर आंकड़े दिए गए हैं कि जो वित्त वर्ष के अगले वित्त वर्ष के लिए सरकार उधारी लक्ष्य को 15 से 15.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास रखना चाहती है। 31 मार्च को समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष के लिए सरकार ने 15.43 लाख करोड़ रुपए उधारी का लक्ष्य रखा था। उसमें से सरकार ने लगभग 14.8 लाख करोड़ रुपए यानी 91% जुटा भी लिया है। यह आंकड़ा 2019-20 में लिए गए 7.1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की उधारी का लगभग 2 गुना है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं, जो है अदानी ग्रुप से संबंधित। इंफ्रा विकास को प्रभावित कर सकती थी हिडनबर्ग रिपोर्ट। देखिए, अमेरिका शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी 24 जनवरी को पिछले साल। तो उसमें ये बताया गया था कि जो अदानी समूह है वो अपने शेयर्स में घपलेबाजी करता है, उनको ज़्यादा मूल्य पर दिखाता है, जबकि उतना प्रॉफिट कंपनी को है नहीं।
और रिपोर्ट में 10 सूचीबद्ध कंपनियों वाले अदानी समूह पर शेयरों की ओवर प्राइसिंग से लेकर इसमें हेराफेरी का भी आरोप लगाया गया था। अदानी समूह के चेयरमैन जो हैं गौतम अदानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में तीसरे नंबर पे थे और इस रिपोर्ट के बाद वो 20वें पायदान से भी नीचे चले गए थे। कंपनी को अपना 20,000 करोड़ रुपए का एफपीओ वापस लेना पड़ा था। एफपीओ क्या होता है, इसका एक वीडियो बनाया गया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 413 पन्नों वाली हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद मात्र 10 से 15 दिनों में कंपनी को 11.12 लाख करोड़ रुपए की गिरावट का सामना करना पड़ा था और जो उनकी मार्केट वैल्यू थी 119 अरब डॉलर से घटकर 58 अरब डॉलर रह गई थी। अब भी अदानी का जो नेटवर्थ है वो इसी स्तर पर बना हुआ है, यानी कि 58 अरब डॉलर पर बना हुआ है, वो उसे दुगना नहीं कर पा रहे हैं। आर्थिक जानकारों के मुताबिक हिडनबर्ग की रिपोर्ट ने हजारों छोटे निवेशकों को भी प्रभावित किया, बल्कि देश में बुनियादी विकास पर ब्रेक की आशंका पैदा कर दी थी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं जो होगी इंटरनेशनल पेज से। इसमें हमास और इजराइल युद्ध स्किप करेंगे हम, और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के ताइवान पहुंचने पर भड़का चीन। ताइवान में हाल में हुए राष्ट्रपति चुनाव के बाद अमेरिकी कांग्रेस का द्विदलीय प्रतिनिधिमंडल ताइपे पहुंच गया है। ताइपे मतलब ताइवान की राजधानी। चुनाव के बाद अमेरिकी सांसदों की यह पहली यात्रा है। प्रतिनिधि मारियो डियाज बलार्ट ने कहा कि ताइवान के लिए अमेरिका का समर्थन दृढ़ और वास्तविक है। इस बीच अमेरिकी नौसेना ने ताइवान स्ट्रेट से अपना युद्धपोत भेजा। अमेरिका के जो ये कदम है उससे चीन भड़क उठा है। उसने अमेरिका पर अंतर्राष्ट्रीय कानून का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है, क्योंकि चीन हमेशा से ही ताइवान पर अपना कब्जा मानता है, उसे अपना क्षेत्र मानता है। उत्तर कोरिया ने फिर से एक नई क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। चलिए, तो ये आज का यानी कि 26 जनवरी 2024 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।